हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 10th की एनसीईआरटी से विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग आज थ्योरी समझेंगे। और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, कक्षा 10 की किताब से, एनसीईआरटी किताब से आपको मैं दिखा रहा हूँ चीजें। ठीक है ना? तो हम लोग एक तरफ से पढ़ेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। आपको ध्यान से हर एक चीज को ध्यान से देखते चलना है। सिर्फ देखिए, पहला लिखा है, हमारे हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। मतलब हम लोग ना शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी करते हैं श्वसन के द्वारा, तो ये विसरण क्यों अपर्याप्त है, इस चीज को समझाइए। हमारा शरीर बहुकोष की जीव है, हम लोग बहुकोष की जीव हैं, ठीक है। तो बहुकोष की जीवों में उनकी केवल बाहरी त्वचा की कोशिकाएं और रंध्र ही आसपास के वातावरण से सीधे संबंधित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बहुकोषीय जीव होते हैं उनका जो बाहरी त्वचा होती है वे ही सिर्फ वातावरण से संबंधित है। जो एक कोष की जीव होते हैं उनका पूरा शरीर वातावरण से संबंधित होता है। और आगे, उसकी सभी कोशिकाएं तथा भीतरी अंग सीधे अपने आसपास के वातावरण से संबंधित नहीं रह सकते। यानी हमारे शरीर का जो बाहरी वातावरण से टच है वो सिर्फ बॉडी के बाहरी अंगों का है, सिर्फ त्वचा का है। आंतरिक अंग हमारे शरीर के त्वचा को छोड़ करके जितने भी अंग है वो वायुमंडल से टच में नहीं रहते, इसलिए हम लोगों को श्वसन की आवश्यकता पड़ती ही है। अंदर के अंगों को जीवित रखने के लिए अंदर ऑक्सीजन चाहिए, जो कि त्वचा से बस नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमको श्वसन भी करना पड़ता है। आगे, वे ऑक्सीजन की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर आश्रित नहीं रह सकते कि सिर्फ त्वचा से ही काम चल जाए। श्वसन, गैसों के आदान प्रदान तथा अन्य कार्यों के लिए विसरण बहुकोषीय जीवों की आवश्यकता के लिए बहुत कम और धीमी है। मतलब श्वसन चाहिए, इसलिए विसरण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाहरी त्वचा ही सिर्फ विसरण कर सकती है। आंतरिक अंगों का क्या होगा, उनके लिए हमको श्वसन के माध्यम से ही ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है। आगे, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मानदंड का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सजीव भोजन करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, श्वास लेते हैं, वृद्धि करते हैं तथा प्रजनन करते हैं। ये सब अगर जिस जीव में है तो समझो सजीव है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो कच्ची सामग्री दो ही यूज करता है जीव, एक जल यूज करता है और एक जल मतलब जल यूज करता है, भोजन यूज करता है, ऑक्सीजन लेता है। तीन चीजें कच्ची सामग्री के रूप में होती हैं। तो किसी जीव द्वारा जिन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है वे है भोजन, ऑक्सीजन और जल। भोजन से वह ऊर्जा एवं खाद्य पदार्थों के स्रोत के रूप में लेता है। ऑक्सीजन को किस रूप में यूज करता है, भोज्य पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करता है। ऑक्सीजन का यूज श्वसन करता है, श्वसन के द्वारा ऊर्जा खंडित होती है, भोजन खंडित होता है, उसमें से ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा, जल, भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि मनुष्य को या जीवों को तीन चीजों की कच्ची मात्रा में आवश्यकता होती है, भोजन की, जल की और ऑक्सीजन की। ये फंडामेंटल चीजें हैं जो कि मनुष्य या कोई भी सजीव को चाहिए ही चाहिए। अगला प्रश्न, जीवन के रख रखाव के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन का अगर रख रखाव करना है, जीवन चलते रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। पोषण होना चाहिए, खाना नहीं खाओगे तो जीवन नहीं चलेगा। श्वसन जरूर होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए और उत्सर्जन होना चाहिए। अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा, है ना, जीवन के रख रखाव के लिए। लेकिन जीवन का अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके लिए उत्सर्जन के साथ साथ प्रजनन भी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, स्वपोषी, तो ये चीजें हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो यहीं पर सॉल्व करके दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री में क्या क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उन चीजों का यूज करता है, सूर्य का प्रकाश लेता है और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से तथा जल भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पाचक एंजाइमों का कार्य क्या होता है। तो पाचक एंजाइमों का कार्य क्या होता है,
एंजाइम का कार्य सिर्फ होता है भोजन को पचाना। भोजन को पचाने के अलावा एंजाइम कोई भी कार्य नहीं करते। तो देखिए, भोज्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से जटिल होते हैं। पाचक एंजाइम इन जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वे क्षुद्रांत्र की दीवारों द्वारा अवशोषित किए जा सके। एंजाइम्स का कार्य होता है छोटे छोटे खंडों में भोजन को तोड़ देना, और उसके बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जो अंदर रसांकुर होते हैं, वे भोजन को अपने अपनी जगह में पहुंचा देते हैं। और पाचक एंजाइमों का कार्य सिर्फ होता है भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना। अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अधिकल्पित किया गया है? तो पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। इसकी सतह पर रसांकुर विली पाए जाते हैं। जैसे जो आंत होती है ना, तो आंत में क्या होता है, आंत में बहुत छोटे छोटे, मैं दिखाता हूं, जैसे देखिए आंत में होते हैं, जैसे आंत होती है, तो आंत क्या है, ये जैसे आंत है तो आंत पतली पतली आंतें होती, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे रोम जैसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। अब जिनमें इनमें भोजन गया, एंजाइमों ने भोजन को एकदम पचा छोटे छोटे खंडों में रस रस करके तोड़ दिया। अब ये जो विली है, इनको बोलते हैं आंतों के रसांकुर। ये भोजन को और अच्छे से छान छान के जो अच्छा अच्छा होता है उसको चूस चूस के दीवारों के माध्यम से पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना होता है। तो इनको विली कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं जो अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते, फुला देते हैं उसको, आंतों को। इसमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों का निर्माण करने में किया जाता है। तो इसका यूज मतलब जीव जंतु क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो रसांकुर का काम ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? कहा जा रहा है श्वसन के लिए अगर ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो देखिए, जलीय जीव जल में रहता है और स्थलीय जीव बाहर रहता है। तो जलीय जीव ऑक्सीजन की मात्रा कम प्राप्त कर पाता। देखिए क्या लिखा है, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जो उसके अंदर ऑक्सीजन जल के अंदर घुली होती है उसी का सिर्फ यूज करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। मछलियां अपने मुख के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती हैं। वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी O2 को रुधिर प्राप्त कर लेता है। मतलब जो स्थल में रहने वाले जंतु हैं उनको सांस लेने में, उनको ऑक्सीजन लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, जबकि जलीय जीवों को सांस लेने में, ऑक्सीजन को लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जल के अंदर बहुत कम होती है। अब कम होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा जल अपने अंदर मछलियों को पीना पड़ता है, जबरदस्ती पीना पड़ता है, तब उसमें से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग श्वसन क्रिया जब करते हैं, श्वासोच्छ्वास क्रिया करते हैं, तो उसी में नाक के द्वारा ऑटोमेटिक 21% ऑक्सीजन चली जाती है। तो ये आसान होता है जलीय जीवों के लिए श्वसन क्रिया, लेकिन वो मतलब स्थलीय जीवों के लिए श्वसन क्रिया आसान होती है, जलीय जीवों के लिए कठिन होती है। ठीक है, आगे देखो। अगला प्रश्न नंबर 4, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित किया है? मतलब गैसों का विनिमय होता है ना, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसमें से उस ऑक्सीजन का यूज होता है, तो लगभग 17% कार्बन डाइऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, बाकी 17% फिर से ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। ये ऐसा कैसे होता है? देखिए वही चीज पूछ रहा है। फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है जिसे श्वसनी कहते हैं। यह आगे श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। श्वास नलिकाएं जिनका अंतिम सिरा गुब्बारे समान संरचना का होता है कूपिकाएं कहलाती हैं। फेफड़ों में स्थापित कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर देती हैं। कूपिकाओं की स्थिति
कूपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है तथा इनमें अत्यधिक संख्या में रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान सुविधा पूर्वक हो जाता है। तो मतलब कूपिकाएं होती हैं, श्वास नलिकाएं होती हैं, इनके द्वारा आदान प्रदान होता है, ये सब बताया गया है। ठीक है, आगे, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य होते हैं? तो परिवहन तंत्र का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाला। तो मानव में कौन कौन से परिवहन तंत्र हैं, तो ये चीज बताना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, मानव में परिवहन तंत्र के दो घटक होते हैं, पहला रुधिर, दूसरा लसिका। दो ही परिवहन तंत्र हैं, रुधिर और लसिका, ध्यान रखना है। तो पहला रुधिर, रुधिर का काम क्या होता है, ध्यान से देखिए। फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये रुधिर का काम। फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना कौन ले जाता है? रुधिर ही ले जाता है। दूसरा, विभिन्न ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके उसका फेफड़ों तक परिवहन करना। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया बहुत सारा ऊतकों के अंदर, तो उसको फिर से कहाँ पहुंचाना है? उसको फिर से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रुधिर ही करता है। फिर फेफड़ों से वो बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला काम, उपापचय में बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके उपयोगी बनाने के लिए यकृत में भेजना। यानी जो विषैले पदार्थ मान लो किसी ने खा लिया या किसी तरीके से भोजन में विषैले पदार्थ जाते हैं, तो उनको यकृत तक भी भेजने का काम रुधिर का ही होता है। इसलिए शरीर में खून बहुत अधिक होना चाहिए। खून अधिक है तो सारी बीमारियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। आगे, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन हेतु वृक्कों तक पहुंचना। जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो खराब चीजें, उनको कहाँ तक पहुंचाना? किडनी तक पहुंचा के बाहर निकलाना। ये भी इसी का काम होता है, रुधिर का ही काम होता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का परिवहन करना। हार्मोन छूटते हैं शरीर में, तो एक जगह से दूसरी जगह में परिवहन का काम भी कौन करता है? रुधिर ही करता है। छोटी आंत से पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण भी रक्त प्लाज्मा द्वारा होता है, जिसे यकृत और विभिन्न ऊतकों में भेज दिया जाता है। तो ये काम भी रुधिर का ही होता है। शरीर के समस्त अंगों का ताप संतुलित कर लगभग समान बनाए रखने का दायित्व भी निभाता है रुधिर। ठीक है ना। आगे, रुधिर की श्वेत रक्त कणिकाएं हानिकारक बैक्टीरिया, मृत कोशिकाओं तथा रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो रुधिर का मतलब सिर्फ आरबीसी ही नहीं होता, रुधिर में डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? खराब चीजों को, जो नुकसानदायक कोशिकाएं होती हैं, उनका भक्षण करती हैं, उनको मार डालती हैं, जिससे शरीर को पुष्ट करती हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का परिवहन करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी मारती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का परिवहन। तो एंजाइमों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सब कौन करता है? हार्मोन्स का परिवहन, एंजाइम का परिवहन, ये सब रुधिर ही करता है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन रक्त में उपस्थित होती है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। ये बात ध्यान रखना है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा एंजाइम प्रोटीन यूज किया जाता है? फाइब्रिनोजिन। ये रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, लसिका के कार्य क्या होते हैं? लसिका, दो चीजें बताया हमने, परिवहन में दो चीजें आती हैं, रुधिर और लसिका। रुधिर में प्लाज्मा रुधिर के ही अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा लसिका, लसिका ऊतकों तक भोज्य पदार्थों का संवहन करती हैं। ये भोज्य पदार्थों को पहुंचाती हैं ऊतकों तक। ऊतकों से उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करती हैं। ये काम लसिका का काम होता है। ठीक है। आगे, उसके बाद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। ये भी लसिका का काम होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी करती है, लगभग वही काम लसिका करती है। शरीर के घाव भरने में सहायक होती है लसिका, और पचे वसा का अवशोषण करके शरीर की विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो वसा का पाचन लसिका द्वारा होता है। अभी हमने देखा था फाइब्रिनोजिन के द्वारा क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में काम होता है, प्रोटीन होता है। तो ये रुधिर और लसिका के कार्य हो गए। ये परिवहन तंत्र होते हैं, एंजाइमों का स्थानांतरण करना और हार्मोनों का स्थानांतरण करना, उसके बाद भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण करना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, सारा काम ये सब रुधिर और लसिका के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित
तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? यानी स्तनधारियों और पक्षियों में क्या होता है कि ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है, ये बात समझिए। यानी जो हमारे स्तनधारी हैं, जैसे हम लोग हैं, तो इनमें ऑक्सीजनित रुधिर अलग हो जाता है और विऑक्सीजनित रुधिर अलग हो जाता है। तो ये अलग करना क्यों आवश्यक हो जाता है, ये बात समझिए। स्तनधारी तथा पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही बात है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं तथा बाएं भाग से आपस में मिलने से रोकना आवश्यक है। यानी ऑक्सीजनित रुधिर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और विऑक्सीजनित रुधिर का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन दोनों को मिलने से बचाना है। इस प्रकार का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्व ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ये जरूरी है शरीर में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। ठीक है ना, तो इसका काम आवश्यक इसीलिए होता है। अगला प्रश्न, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो अभी हमने बताया था रुधिर के द्वारा ही होता है, ध्यान रखिएगा। पादपों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार? तो पादप मतलब पौधों की बात हो रही है, तो उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे पार्ट में। अगला प्रश्न, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो मानव में वृक्क में मूत्र निर्माण कैसे होता है? तो नेफ्रॉन, वृक्काणु, वृक्क किडनी जिसको बोलते हैं, तो उसी के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र निर्माण कैसे होता है इसको समझते हैं, किडनी के द्वारा होता है। नेफ्रॉन की रचना, तो नेफ्रॉन होता है, किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक वृक्क किडनी में लाखों की संख्या में सूक्ष्म व लंबी कुंडलित वृक्क नलिकाएं होती हैं। यूरिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन पाए जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, मैलपीघी कोष और स्रावी नलिका। तो मैलपीघी कोष क्या है? इसके भी दो भाग होते हैं। इसमें से एक भाग प्यालेनुमा संरचना बोमेन संपुट तथा दूसरा भाग रक्त कोशिकाओं से बना कोश का गुच्छ होता है। ठीक है। और स्रावी नलिका बोमेन संपुट को छोड़कर एक वृक्क नलिका का शेष भाग स्रावी नलिका कहलाता है। यह समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका तथा हेनले के लूप में बटी होती है। वृक्क नलिका का अंतिम भाग संग्रह नलिका में खुलता है। मतलब वृक्काणु में क्या होता है, दो भाग होते हैं, बोमेन संपुट, वृक्क नलिका, कुंडलित कोशिका, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि वृक्काणु जो नेफ्रॉन होते हैं, बहुत छोटी छोटी हजारों लाखों छन्नियां होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। उसमें बोमेन संपुट भी शब्द आता है। ये सब किसके भाग है? किडनी के वृक्क के ही भाग हैं। अब देखिए आगे, मूत्र का निर्माण होता है इसी विधि से होता है, वो आगे पढ़ेंगे फिर कभी। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? मतलब जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे अगर उत्सर्जी पदार्थ बनाते हैं, जैसे कुछ भी उनके शरीर से निकलता है, तो कैसे उससे छुटकारा पाते हैं, कैसे निकालते हैं, उस चीज को समझाइए। पादपों में उत्सर्जी उत्पाद होते क्या क्या है, सबसे पहले समझो। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जलवाष्प, तरह तरह के लक्षण, लवण, रेजिन, टेनिन, लैटेक्स आदि, ये सब के सब पदार्थ उसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पदार्थों के। ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे पौधे इसको निकालते हैं शरीर से। देखिए, पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। जैसे हम लोगों को उत्सर्जन के लिए क्या कौन कौन से अंग होते हैं? किडनी होता है, नाक होती है ना, ये सब के सब अंग होते हैं। इनमें अपशिष्ट पदार्थ क्रिस्टल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। पौधों के शरीर से छाल अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये पदार्थ निकल जाते हैं। कोई स्पेशल अंग नहीं होता इनमें। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया या उत्सर्जी उत्पाद है, जिसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अतिरिक्त जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल दिया जाता है। अतिरिक्त लवण जलवाष्पों के माध्यम से उत्सर्जित कर दी जाती है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ फलों, फूलों और बीजों के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो पौधों में पत्तियों के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा जो बाहर वो छाल निकलती है ना, उसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ निकलते रहते हैं। जैसे गोंद वगैरह आपने देखा होगा निकलते हुए। तो कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार का है?
तो मूत्र बनने की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि जल की मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे। एकदम से शरीर से पूरा शरीर से पानी नहीं निकल जाता है, इतना ही निकलता है कि जलवाष्प उतना शरीर में बना रहे। ठीक है। जल की बाहर निकालने वाली मात्रा इस आधार पर निर्भर करती है कि उसे कितना विलेय वर्ज्य उस पदार्थ उत्सर्जित करना है। अतिरिक्त जल का वृक्क में पुनरावशोषण कर लिया जाता है और उसका पुनः उपयोग हो जाता है। छानने के बाद भी फिर से जल जल छान के फिर से यूज कर लिया जाता है, ध्यान से देखिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्नों को देखा। और भी प्रश्न देख लीजिए, लगे हाथ देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कहे से वृक्क क्या होता है? वृक्क एक उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है? जाइलम जल के संवहन के लिए होता है, तो जल का संवहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होती है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, जिससे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा बन जाए। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सही है, चारों ऑप्शन सही हैं उपरोक्त सभी। पाइरुवेट के विखंडन में से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो जो पाइरुवेट ये मतलब विखंडन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीशोषण होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो वसा का पाचन कहाँ होता है, ध्यान से समझते हैं। ठीक। ग्रहणी से प्राप्त अम्लीय और अधपची वसा का पाचन क्षुद्रांत में होता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है। यह भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। पित्ताशय में पित्त इकट्ठा होता है। इसे अग्नाशयी रस से लाइपेज प्राप्त होता है। पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस कारण उस पर एंजाइम का कार्य कठिन हो जाता है। पित्त लवण इसे छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयी रस में वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ध्यान रखिएगा, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम वसा को पचाने का काम करता है शरीर के अंदर। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उपोत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये क्रिया क्या होती है, इसको एक बार लिख लेते हैं फटाफट। क्या होता है? पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लेते हैं? और लेते हैं जल। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया और सूर्य के प्रकाश में और इनके पास होता है पत्तियों में क्लोरोफिल। क्या होता है? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया, तो इसके बाद क्या क्या बनता है? ये श्वसन की क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये पौधे क्या करते हैं? ये श्वसन नहीं है, ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ध्यान से देखना इसको, ये है प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस तरह से करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, क्लोरोफिल उनके पास पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जिससे वो ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, प्लस ऊर्जा भी बनाते हैं। ठीक है। अब इसको बैलेंस करो जरा। 6 कार्बन लगाओ, तो यहाँ 6 कार्बन हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 1 13, तो 6 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ भी 6 लगाओ, 6 दूनी 12, 12 6 18 और 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, 6 18। तो ये इसका बैलेंस अब समीकरण है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण इसी का जस्ट उल्टा होता है। ग्लूकोज प्लस जल भी बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया,
हाँ, थोड़ा सा जल भी बनता है तो ध्यान रखिएगा। जल बनाओ चाहे ना बनाओ, बाकी जल भी बनता है, जल भी बनता है, इसका भी ध्यान रखो। जल भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा H2O पे। तो बाकी सही है, ये दोनों सही हैं। आगे देखो, स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। तो स्वपोषी के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। स्वपोषी उत्पाद क्या क्या बनते हैं। स्टार्च बनता है जैसे ग्लूकोज, जल बनता, जल भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। ये तीनों चीजें बनती हैं, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब देखो आगे, इधर नहीं, अब हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न इधर से लेते हैं। हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग विस्तृत विस्तृत पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लघुत्तरी में आ जाते हैं। लघुत्तरी का पहला प्रश्न क्या है। जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। सिंपल सी बात है, क्यों होगी पोषण की आवश्यकता। क्योंकि समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने, नए जीव द्रव्य की वृद्धि करने, कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आदि कार्यों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। ये सब चीजों के लिए पोषण चाहिए। भोजन ऊर्जा का स्रोत है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो चेक करके देख लीजिए, आप खुद चेक करिए। 2 दिन 4 दिन भोजन ना कीजिए तो आपको क्या ऊर्जा मिल पाएगी। चल नहीं पाएंगे। 4 दिन भोजन ना करो, कुछ भी मत खाओ, आप चल नहीं पाएंगे। ध्यान से देख, मैंने किया है क्योंकि ऐसा। समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जीवों को भोजन से ही प्राप्त होती है। तो ये बहुत जरूरी है, भोजन नहीं है तो ऊर्जा नहीं मिल सकती। जैव प्रक्रिया किन्हें कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, यह कितने प्रकार की होती हैं। तो जैव प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन, जो भी चीजें हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, ये सब की सब जैव प्रक्रिया ही तो हैं। तो यही पूछ रहा है कि जैव प्रक्रियाएं, देखिए, जैव प्रक्रिया किन्हें कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, यह कितने प्रकार की होती हैं। तो जैव प्रक्रियाएं, जीवधारियों में चाहे वह एक कोश की जीव अमीबा हो या बहुकोश की जीव या वृक्ष में कुछ विशेष प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा अलग करते हैं। तो क्या है, जिन गतिविधियों से जीवित प्राणी भोजन लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं और पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देते हैं, जैव प्रक्रिया कहलाती है। प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। समस्त जीव भोजन करते हैं, जिसे पोषण कहते हैं, पहली चीज। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, दूसरी चीज। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। आगे, पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। आगे, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, पहली अपचयी क्रियाएं, दूसरी उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्या होती हैं। अपचयी क्रियाओं का मतलब होता है अपचयन करना, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देना। और उपचयी का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, इस क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे पाचन और श्वसन, ये अपचयी क्रिया है। पाचन में क्या होता है, भोजन हम लोग खाते हैं और भोजन छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। और श्वसन में भी क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाता शरीर के अंदर भोजन को तोड़ता है, जलाता है, तोड़ता है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। तो श्वसन और पाचन दोनों अपचयी क्रिया है, मतलब भोजन के खंडों को तोड़ने का काम करते हैं। और उपचयी क्रिया क्या होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। इसमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों में वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। तो ये जटिल चीजें बनाती हैं, बनती हैं इसमें से चीजें, उसमें से टूटती हैं, इसमें से बनती हैं। तो ये होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक काटता है छोटी छोटी चीजों में, एनाबॉलिक बनाता है, ध्यान रखना है। अगला,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वास्तव में वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधे जो भी नीचे से जड़ों से पानी खींचते हैं उसका पत्तियों द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन वह जैविक भौतिक क्रिया है जिसमें जीवित पेड़ पौधे अपने वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त करते रहते हैं, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, तो वाष्पोत्सर्जन में पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे रंध्र होते हैं। वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण होता है और रंध्रों से बाहर निकलने वाली वायु में जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। यही पत्तियों से निकलता रहता है जल, इसे ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वची भी होता है। पौधों का बाहरी भाग पत्तियों क्यूटिकल्स द्वारा ढके रहते हैं। इनमें से वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है और इसे उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब पत्तियों से ना होकर के डालियों के जो शाखाओं से होता है उसे हम उपत्वची कहते हैं, त्वचा से जो होता है। तीसरा, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी होता है। वृक्षों के तनों व शाखाओं पर छाल में बीच बीच में छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं। इनसे भी जलवाष्प विसरित होता है। इसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 1% होता है। ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ से होता है? रंध्रों के माध्यम से, शाखाओं में छालों से, ये छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं उनसे होता रहता है। इसमें से भी हल्का हल्का होता है, तो इसे हम लोग वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें समझ में आया कि वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से ज्यादा होता है और शाखाओं से भी होता है और उपत्वचा से भी होता है। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यह पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व। पहला, अतिरिक्त जल का निस्तारण करते हैं, यानी पौधे भूमि से लगातार अपने मूल रोमों द्वारा परासरण व अंतःशोषण के द्वारा पानी का अवशोषण करते रहते हैं। पौधों में आवश्यकता की अपेक्षा यह पानी कई गुना अधिक होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधों के शरीर से बाहर निकलता रहता है। सही बात है। दूसरा, खनिजों लवणों की प्राप्ति वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब जब ऊपर पानी पानी उड़ जाएगा तो उसमें से खनिज लवण बचते हैं, तो खनिज लवणों का पौधे प्रयोग करते हैं। पौधे द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण करेंगे। सीधा सी बात, जितना पानी ऊपर उड़ जाएगा उतना ही तुरंत नीचे से खींचेंगे। तो मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है, अतः पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इसमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते हैं। जितना ज्यादा जल खींचेंगे उतना ज्यादा खनिज लवण आएंगे, क्योंकि खनिज लवण थोड़े से जल में तो होंगे नहीं। जितना बहुत सारा जल खींचेंगे तो कुछ बहुत उसमें से खनिज लवण आएंगे, तो ज्यादा जल खींचेंगे तभी ज्यादा खनिज लवण आ पाएंगे। तो उसके लिए भी लगातार ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं ऊपर से, ताकि नीचे से खनिज लवण प्राप्त करने के लिए जल का अवशोषण करते रहें। अधिक वाष्पोत्सर्जन में रिक्तिका रस में परासरण दाब बढ़ जाता है और इस प्रकार और अधिक लवण पादप शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये भी होता है। तीसरा ये होता है कि वाष्पोत्सर्जन कर्षण तथा रसारोहण होता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा चूषण बल उत्पन्न होता है जो रसारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जल बड़े बड़े वृक्षों में भी उनकी अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मतलब जैसे ही पौधे ऊपर से वाष्पोत्सर्जन करते हैं, पत्तियों के द्वारा जल उड़ जाता, तो उड़ता जैसे ही जल उड़ा तो नीचे से एक प्रेशर पड़ता है जड़ों में, फिर जड़ें फिर से नीचे से पानी खींचती हैं, फिर ये पानी ऊपर चढ़ता है, फिर उड़ जाता है। तो इस तरह से लगातार वाष्पोत्सर्जन और जल का अवशोषण होता रहता है। अगला, ताप का नियमन होता है। ताप का नियमन कैसे? ताप का नियमन, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के
कारण ही पत्तियों की सतह व कोमल भागों पर ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के रूप में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप से बचने में करता है। दूसरा, जल का समान वितरण। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है। फलों में शर्करा की सांद्रता। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों की शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, इससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है ना। इस तरह से अब हम लोग बात करेंगे अगले दिन। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा इसका एक बार आप रिवीजन करिएगा। इस वीडियो को एक बार फिर से रोक रोक कर आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। बाकी हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सवाल, एक एक नंबर वाले सवालों को भी अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।